देश आज कई समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे आप आंतरिक समस्या की बात करें, कश्मीर की बात करें, नक्सल समस्या की बात करें या अन्य ये तमाम मुद्दे। लेकिन पिछले 3 साल में मोदी सरकार ने किस तरह से आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर अहम कदम आगे बढ़ाए हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू। रिजिजू, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार ने पिछले 3 साल में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से आज आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। अगर कुछ आंकड़ों की बात करें, 2010 में तकरीबन 1200 लोगों की मृत्यु हुई थी नक्सली हमले में, लेकिन बीते साल यानी कि 2016 में सिर्फ 174 लोगों की मृत्यु हुई है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक ज़रूर हैं, लेकिन सुकमा जैसे हादसे कई सवाल खड़े करते हैं। पिछले 3 सालों में शहरों में कोई बड़ी वारदात नहीं हुआ, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होना, ये पहले होते रहते थे। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मुंबई में हो गया, चेन्नई में हो गया, बेंगलोर में होता है, हैदराबाद, वो होते रहते थे। पिछले 3 साल में नहीं हुआ, और जो बड़ी संख्या में घटनाएं होते थे वो भी लगभग बंद हो गया। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे हुए हैं जो बड़ी घटना है, जैसे कि उरी में घटना हुआ, फिर गुरदासपुर में, उसके बाद में फिर पठानकोट में हुआ, जैसे सुकमा में हुआ, मणिपुर में हुआ। तो जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो वो चर्चा का विषय बनता है। आदमी चाहे 100 मरे या 1 मरे, जब जान जाते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है। इसलिए हम बहुत कुछ प्राप्त करते हुए भी हम ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते कि हमने बहुत कुछ किया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो माओवादी हो या हमारे जो सेपरेटिस्ट है, इनको हमने इतना कॉर्नर किया कि वो डेस्परेट सिचुएशन में आया है, जिसकी वजह से घटनाएं देखने को मिला है। वामपंथी जो प्रभावित इलाकों में आप देखने को मिलेंगे, पिछले 3 साल में कई सरेंडर्स हुए हैं, काफ़ी एलिमिनेशन हुआ है, टॉप लीडरशिप उनका एलिमिनेशन हुआ है, काफ़ी कार्डर सरेंडर हुआ है, तो सक्सेस तो बहुत हुआ है। अब ज़रा कश्मीर की बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि वहाँ पर पत्थरबाजी के जो वाक़ये हो रहे हैं, जिस तरह से सुरक्षा बलों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, अलगाववादी नेता वहाँ पर पाकिस्तान से फंड ले रहे हैं, और आपने भी इस बारे में कई बार अपने वक्तव्य सामने रखे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जांच करने में इतनी देरी क्यों? अब जाकर एनआईए जांच करने की कोशिश कर रही है। हम ये सब चीज़ जानते हैं, लेकिन हम चुप बैठे रहते हैं। हम इन अलगाववादी नेताओं को क्यों बर्दाश्त करते हैं? रिजिजू साहब, बर्दाश्त तो नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, और कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो भी भारतीय हैं। पाकिस्तान लगातार अलग अलग तरीके से पैसे का इंतज़ाम करता है या कोई व्यवस्था करता है, इन्फिल्ट्रेशन करवाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका हम बखूबी जवाब देते हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। जितना हम कार्रवाई करते हैं वो दिखता नहीं है, क्योंकि हम उसको असफल कर देते हैं, कहीं हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो वो बड़ा न्यूज़ नहीं बनता है, लेकिन जहाँ विफलता होता है तो वो बड़ा न्यूज़ बनता है। अलगाववादी नेताओं का लगातार ये कोशिश रहा है कि घाटी में समस्याएं पैदा करें और भारत के लिए वो मुश्किल खड़ा कर दें। ऐसे में ऐसे नहीं है कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब एनआईए का इन्वेस्टिगेशन का बात आता है, वो हर चीज़ों में एनआईए तो कूद के आ नहीं सकते हैं। वो एक लिमिटेड स्पेशलाइज्ड फोर्स है, वहाँ राज्य सरकार भी है, तो कुछ चीज़ क्योंकि कानून व्यवस्था जो है राज्य सरकार का अधीन होता है, तो राज्य सरकार को अपना लेवल में उसको देखना होता है। नहीं, लेकिन मैं एक बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूँ रिजिजू साहब। अलगाववादी नेता किस तरीके से नौजवानों के दिमाग में चीज़ें भर रहे हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। जो पत्थरबाजी के वाक़ये हो रहे हैं वो देशद्रोही हरकत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये हम सब मानते हैं। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो उन अलगाववादी नेताओं के पास पैसे पहुंचने के ज़रिए उन्हें उसके आधार पर, क्योंकि ये पैसे पाकिस्तान या विदेश से आ रहे हैं, उन्हें हम जेल में नहीं रख पाते, हम ये जांच नहीं कर पाते, तो ये कमी कहीं ना कहीं हमारी ही तो कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी को आप मानते हैं? ना, बिल्कुल। देखिए, सिस्टम जितना भी रोबस्ट हो, कुछ कमी तो रह जाते हैं। कभी भी 100% चीज़ हम चाहने से भी होता ही नहीं, क्योंकि काम करते करते में, क्योंकि दूसरे पक्ष के लोग कुछ ना कुछ उसमें रास्ता ढूंढ लेता है। इंटेलिजेंस के मामले में हो या ऑपरेशनल मामले में हो, कहीं ना कहीं चूक होता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि चूक ना हो। एक और निंदा जो आपकी सरकार की हो रही है, और ख़ास करके उसमें कहा जाता है कि वो 56 इंच का सीना कहाँ पर है, जब कहा जाता है कि 2013 में सिर्फ 14 सुरक्षा बलों की मृत्यु हुई थी कश्मीर में, और कश्मीर में सुरक्षा संबंधी
वो आंकड़ा 84 पहुंच गया पिछले साल, और इस साल वो आंकड़ा कहीं ज़्यादा बढ़ने की बात कही जा रही है। और ये आंकड़े नहीं हैं, ये फौजियों की जान है जो जा रही है। और क्रिटिसिज्म आपकी सरकार के बारे में ये है कि आप 56 इंच का सीने की बात करते तो हैं, लेकिन अपने जवानों के बलिदान के बारे में आप कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है। एक वहाँ लड़ाई का स्थिति बना हुआ है, तो जब लड़ाई होते हैं या लड़ाई के परिस्थिति बना हुआ है, उसमें किस हालात में हम कैसे करेंगे उस पे देखिए। हमारे जितने भी जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई करने के बाद भी हमारे लोग कभी मारे जाते हैं, तो इसका तो दुख देशवासियों को तो होना स्वाभाविक है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। बहुत ही कार्रवाई कर रहे हैं, और कभी कभी सीमा में जा कर के, सीमा पार में या सीमा के सामने में बहुत कुछ होता है, वो हम कह नहीं सकते हैं। अगर हम सीना ठोक के कहें कि हमने इतना को गोलियों से बूंद दिया और पाकिस्तान को इतना गोली मारा, ये कहने वाली बात नहीं है। ज़मीन पर हमारे जो फोर्सेस लोग डिप्लॉयड हैं, उनसे आप संबंधी करीबी से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सरकार का रवैया क्या है। इसलिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ हम नहीं कह सकते हैं सार्वजनिक रूप से। कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर लगातार आरोप लगाती है। इस मुद्दे पर ये आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ कि आप कहते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक आपने कर दिखाया, बर्मा में नहीं बल्कि आपने LOC क्रॉस कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी किया। लेकिन जब भारतीय फौजियों के शरीर के साथ दुर्व्यवहार किया गया और म्यूटिलेशन की बात सामने आई, तो आप बस चुपचाप बैठे हुए हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। और दरअसल आप सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। ये जो हम कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा, जो कर रहा है, बहुत सा चीज़ ऐसे है जो उसको बताने का नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि आप ढिंडोरा क्यों पीटा सर्जिकल स्ट्राइक का, वो क्यों बताने की ज़रूरत है, तो हम पहले भी करते चले आ रहे थे। वो ढिंडोरा पीटने का क्या मतलब है, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो हुआ है। रिजू साहब, आपका एक ट्वीट है जिसे लेकर कई लोग बड़ी तरह की आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं। मैं वो पढ़कर पहले बताता हूँ, फिर आप बताइए कि दरअसल हकीकत क्या है। आपका ट्वीट था कि हिंदू पॉपुलेशन इज़ रिड्यूसिंग इन इंडिया बिकॉज हिंदूज नेवर कन्वर्ट पीपल, माइनॉरिटीज़ इन इंडिया आर फ्लरिशिंग अनलाइक सम अदर कंट्रीज़ अराउंड। और इसे लेकर कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप दरअसल हिंदू कन्वर्जन की बात कर रहे हैं और हिंदुओं की गिरती आबादी की बात कर माइनॉरिटीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये आपका एक तरह से आशय है? सबसे पहले तो इस देश में सब बराबर हैं। अगर यहाँ माइनॉरिटीज़ को हम उत्पीड़न करते हैं तो अफ़गानिस्तान से, बर्मा से, तिब्बत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो रिलीजियस धर्म के नाम पर उत्पीड़न होता है, वो यहाँ क्यों आते हैं? हिंदुस्तान में ही क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ इसको संरक्षण मिलता है, यहाँ उनके लिए जगह बना हुआ है, क्योंकि यहाँ उत्पीड़न नहीं होते हैं। तो ये बार बार हिंदू के ऊपर में प्रहार करते हैं, हिंदू लोग ये कर रहे हैं, हिंदू वो कर रहे हैं, ये तो एक प्रोपेगेंडा है। जबकि वास्तविकता ये है कि यहाँ सब आते हैं, पनपते हैं और फलते हैं। कंपैरेटिवली हिंदुओं का जो ग्रोथ रेट है, वो कंपैरेटिवली ग्रोथ रेट में कमी आए हैं, और कंपैरेटिवली मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन बढ़ी है। ये तो एक वास्तविकता है ना, ये तो किरण रिजिजू नहीं कह रहे हैं। मैं गृह मंत्रालय में हूँ, मतगणना होता है, हमारा RGI रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया सेंसस कमिश्नर वो मतगणना करता है, हमारे पास आंकड़ा होता है, तो वो आंकड़े के बल पर मैं कह रहा हूँ कि ये वास्तविकता है। जवाहरलाल नेहरू को लेकर आपका एक बयान, खास करके 1962 को, और कांग्रेस ने उस पर बड़ी आपत्ति उठाई, कहा कि आप कैसे पंडित नेहरू के बारे में इस तरह की बातें कह सकते हैं। नेहरू जी कुछ कदम जो सरदार पटेल के कहने पर और जो सरदार पटेल का विचार में था, वो कदम उठाते तो 1962 भी नहीं होते, और हिंदुस्तान का ये हालत भी नहीं होते, कश्मीर का ये हालत नहीं होते, अरुणाचल का ये परिस्थिति नहीं होता। 1962 में जब चीन के साथ जब हमारा टक्कर हुआ और हमारा बॉर्डर से आगे हमारे फोर्सेस गए और चीन का कुछ चीनी व्यवस्था बनाया, उसके वहाँ में जो चोट पहुँचाने का कुछ घटनाएं हुए, हमारे फोर्सेस तो तैयार नहीं थे। लेकिन उस समय कुछ ऐसा कदम जो है नेहरू जी को प्रधानमंत्री के नाते उठाना चाहिए था, उन्होंने नहीं उठाया,
जिसके चलते हमारा 8,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 8,000 से ज़्यादा लोग गायब मिसिंग मतलब वो नहीं है, वो भी। हाँ, तो एक और आपका बयान जिसे लेकर आज इस्लामिक वर्ग बड़े पैमाने पर आपको घेरने की कोशिश करता है और आपकी दलील बार बार रखता है। आपने कहा था कि भाई हाँ मैं बीफ खाता हूँ, शायद इस तरह की आपका एक कोट है जिसको बार बार कहा जाता है कि भाई केंद्र में एक मंत्री हैं जो इस तरह की बात करते हैं और गौरक्षा के नाम पर लोगों की जान ली जाती है। तमाम ये बातें हो रही हैं, आज देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है और ये बात बार बार उठाई जाती है। आपका जिक्र हर ऐसे कोई भी डिस्कशन हम लोग करते हैं, कोई भी बातचीत जहाँ पर टेलीविज़न पर होती है उसमें सबसे पहले नाम आप ही का आता है। आपको अफसोस होता है कि आपने वो बयान दिया या आपको अफसोस होता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं? इसमें अफसोस का कोई बात ही नहीं। खाना पीने को लेकर के कोई विषय बनाना भी ठीक नहीं है। मैंने एक जो स्टेटमेंट दिया था मिज़ोरम में, वो सारा क्रिश्चियंस लोग हैं, वहाँ सब ईसाई लोग रहते हैं। तो उसमें ईसाई लोगों ने ये कहा कि किसी मंत्री ने बयान दिया था कि अगर आप बीफ खाना है तो आप पाकिस्तान चले जाए। मुझे पूछा और बोला कि हम लोग तो बीफ खाते हैं, कि हम पाकिस्तान चले जाए, ऐसा मुझे पूछा। तो मैंने कहा कि उदाहरण दिया कि एक परिकल्पनिक बात है कि अगर मैं खाता हूँ, मैं हालांकि हम तो खाते नहीं घर में, लेकिन मैंने कहा कि अगर हम खा रहे हैं तो घर में आकर के आपको कोई रोकेगा तो नहीं ना। आपका घर में अपने से आप दूसरा का रिलीजियस सेंटिमेंट को चोट मत पहुँचाइए। आप हिंदू बहुल इलाका में जा कर के गाय मारेंगे तो क्या चोट नहीं पहुँचेंगे? तो अपना अपना जगह का अपना अपना भावना होते हैं। तो मैंने वही कहा कि आपका घर में, मैंने अपने आप को उदाहरण दिया कि मेरे घर में मैं अगर कुछ खाता हूँ तो मुझे आकर के कौन रोक रहे हैं? तो इस देश में तो आप जैसे जी रहे हैं आप तो जी रहे हैं। अभी आपने एक ट्वीट लिखा जिसमें कहा कि दिल्ली तो 10 साल पीछे चली गई, लेकिन क्या केजरीवाल कभी सुधरेंगे? और एक और आपका ट्वीट है जो कि 9 मई को आपने किया, पीपल हैव गिवन अ प्रॉपर आंसर बट ही हैजंट लर्नड द लेसन येट। अभी भी नहीं सुधरे केजरीवाल। तो ये केजरीवाल को लेकर आप इस तरह के ट्वीट करते हैं? तो केजरीवाल जी से 2-3 बार मिलना हुआ। जब मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं और पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, बहुत अच्छा से बात करते हैं। तो मुझे ताज्जुब होता है कि बातचीत तो अच्छा से करते हैं, मिलते हैं, हमको इनवाइट भी किया उन्होंने। लेकिन फिर मीडिया में जब जाते हैं और जब भाषण देते हैं तो फिर अविश्वसनीय भाषण करते हैं, अविश्वसनीय बातें करते हैं, इतना कठोर, इतना गंदा बात करते हैं, गाली वाला बात करते हैं। तो मुझे ताज्जुब होता है। मेरा ये कहना था कि जनता ने तो अपना जवाब केजरीवाल जी को दे दिया, लेकिन मुझे लगता कि ये सुधरने वाला इंसान नहीं है। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, वक्त ज़रा कम है हमारे पास। आपकी हाल फिलहाल एक फ़ोटो आई थी जिमिंग करते हुए, आप और एक और केंद्रीय मंत्री आप लोग साथ में थे। तो क्या मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री आजकल फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं या ये खुद आपका व्यक्तिगत फैसला है? फिटनेस देखिए ऐसा है कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत फिट है। प्रधानमंत्री तो योगा करता है, बहुत सवेरे कर लेते हैं, उसके बाद दिन भर रात देर रात तक उसका कार्यक्रम रहता है, समय नहीं। हम लोगों का भी लगभग समय नहीं है। तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम 20 मिनट समय निकले, हो सके तो आधा घंटा टाइम निकले, तो जल्दी जल्दी हम वर्कआउट करके अपने आप को फिट रखने के लिए। शारीरिक रूप से अगर आप फिट हैं तो मानसिक रूप से भी आप फिट रहते हैं। तो इसलिए राज्यवर्धन राठौड़ तो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीते हैं भारत के लिए, वो बड़ा फिट है। तो कभी कभी हम लोग मिलते हैं, जिम में मिलते हैं, वो भी रेगुलर नहीं, मैं भी रेगुलर नहीं हूँ। लेकिन खाने पीने का व्यवस्था जो है हम लोग तो डिसिप्लिन के तरीके से रहते हैं, तो फिट रहते हैं। और जिम भी बीच बीच में हम लोग करते हैं, लेकिन समय मिलता नहीं है। एक आखिरी सवाल, सुखोई 30 में जब आपने सॉर्टी लिया था और जब आप आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे, उस वक्त किरण रिजिजू के दिमाग में क्या चल रहा था? मैं जब सुखोई 30 MKI में फ़्लाइट उड़ान बढ़ा था, वो एक अजीब सा वो एक फीलिंग होते हैं, क्योंकि पहली बार मैं साउंड के स्पीड से आगे निकले। सुपरसोनिक है, 2.1 मैक से आगे स्पीड। उसके बाद वहाँ पे जो आप वहाँ मैनूवर करते हैं तो आपको, जैसे आप ऐसे बैठे हैं और आप पूरे उल्टे हो जाते हैं। हाँ, उल्टे हो जाते हैं, तो आप 6 गुना भारी हो जाते हैं, 7 गुना भारी हो जाता है। मैं अगर अभी 85 kg का हूँ तो मैं वहाँ 500 kg का हो जाता हूँ, तो मैं अपना हाथ भी नहीं उठा पाते, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो जी इफेक्ट जो कहते हैं एयरफोर्स के लैंग्वेज में।
तो आप उड़ते हैं, फिर पूरा समरसल्ट पूरा राउंड मारते हैं, फिर बैरल रोल करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो ये चीज़ आम आदमी समझ में नहीं आता है। तो मेरा फिजिकली फिटनेस टेस्ट किया, मेडिकल ये देखा गया तो मैं ठीक हूँ, तो मैंने उड़ान भरा। वहाँ के जो हमारे पायलट्स थे, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट था। तो उस समय मैंने सोचा कि इस परिस्थिति में हमारे एयरफोर्स के लोग कंटिन्यूसली इस परिस्थिति में रहते हैं देश को सुरक्षित रखने के लिए, हम तो कुछ क्षण ही उनके बीच में रहे। तो ऐसा आप महसूस करने से तो आपका जो है हमारे पायलट्स, हमारे जो फोर्सेस के लोग के प्रति आपका जो मान और सम्मान वो कई गुना बढ़ता है। वो आपको महसूस करना चाहिए। इसलिए मैं बॉर्डर एरिया जाता हूँ, जंगलों में जाता हूँ, एयरफोर्स में लोगों के साथ जाता हूँ, उड़ान भरता हूँ, ताकि उनके बीच में रहे तो वो भी लगे कि मंत्री सिर्फ नाम का नहीं, सिर्फ पेपर नहीं, वो एक्शन में भी हमारे साथ है। रिजू साहब, बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इसी तत्परता के साथ आप अपना काम करते रहेंगे और अगले साल फिर मुलाकात होगी कुछ और विषय के लेकर। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।